सुनिए, आज जो चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो तत्वों का आवर्त वर्गीकरण है। इंग्लिश में इसे पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स कहा जाता है। ध्यान से सुनिएगा, इसमें कई सारे वैज्ञानिक आए, सब अपनी अपनी बातों को रखा, और सबसे बड़ी बात है कि इसमें डोबे राइनर साहब आए थे। डोबे राइनर, उसके बाद ये न्यूलैंड्स आए थे, उसके बाद मेंडलीफ के बारे में जानते होंगे, और लास्ट में मोसले आया था। ध्यान से सुनिएगा, ये जो डोबेरेनर साहब है, क्या बोले? डोबेरेनर साहब, ये तिरिक, इसको ट्रायल भी कहा जाता है। तिरिक नियम इन्होंने दिया था, और हम बताते हैं कि क्या बताया था। न्यूलैंड्स ने अष्टक नियम बताया था, जिसमें उन्होंने कहा कि पहला गुण 8वां गुण से रिलेट करेगा। जैसे सारे गा मा पा धा नी सा, सा से शुरू हुआ और फिर सा पर अंत हो गया, माने पहला गुण 8वां गुण से मिलेगा। ये किसने कहा था? न्यूलैंड्स। थोड़ा सा इसका ठीक था। उसके बाद आया कौन? उसके बाद कौन आया था बताइएगा? मेंडलीफ साहब ने कहा हम द्रव्यमान के आधार पर हम पीरियडिक टेबल को सजाएंगे। कहा सजाइए, लेकिन आपको गलती हो जाएगा। निश्चित रूप से इसमें कई सारी अशुद्धियां आया, जैसे हाइड्रोजन का कोई स्थान ही फिक्स नहीं हो पाया, जैसे अक्रिय गैस को कोई स्थान ही नहीं मिला। अक्रिय गैस कहां रहना चाहिए, कोई अता पता ही नहीं इसमें था। समझ रहे हो? और इसमें जो एक ही वर्ग में उपसमूह ए और बी को भी रख दिया गया। बहुत सारी अशुद्धियां मेंडलीफ के आवर्त सारणी में आई, और ये परमाणु द्रव्यमान के आधार पर यह सजाया था अपने पीरियडिक टेबल को। यह बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और मोसले ने परमाणु संख्या के आधार पर समझाया था, बताया था, पीरियडिक टेबल दिया था। इसलिए सबसे अगर कोई सफल हुआ, इसीलिए आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया जब पूछा जाए तो हो जाएगा आंसर मोसले। याद हो गया कि नहीं? आधुनिक वाला में कौन होगा? आधुनिक। आधुनिक फिर से बोलिएगा, फिर से बोलिएगा। ये परमाणु द्रव्यमान के आधार पर दिया था, और ये परमाणु संख्या के आधार पर दिया था। सुनिएगा, सब ईबी, ये तीनों समझिए द्रव्यमान के आधार पर। ईबी द्रव्यमान बुझिए, इनको भी द्रव्यमान बुझिए, ये तो है ही है, समझे? ये लगभग तीनों द्रव्यमान है। ये तिरिक भी है तो द्रव्यमान समझिए, अष्टक भी है तो द्रव्यमान है, और ये तो पहली स्पेशल आई है, और ये मोसले ही परमाणु संख्या है। और सबसे अगर कारगर सफल हुआ, सबसे बढ़िया से सजाया गया, सिस्टमिक ढंग से सजाया गया, तो वो मोसले का है। समझे कि नहीं? ये जो दिया था, ये 1829 में दिया था, ये 1863 में दिया था, ये 1869 में दिया था, और ये 1913 में दिया था। इसलिए आधुनिक आवर्त सारणी पूछा जाए, आधुनिक वाला में कौन हो जाएगा बताइएगा? आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक बोलिएगा तो मोसले। और पूछा जाएगा डोबरेनर किस आधार पर? तो तिरिक में क्या बता जानते हैं? तिरिक में ने 3 गो समान गुण वाले तत्वों को लिया, और बीच वाला का जो द्रव्यमान था, शेष 2 का द्रव्यमान का औसत हो गया। नहीं समझे? नहीं समझे? ठीक है, थोड़ा सा इसको पहले रोको। क्या बोले थे डोबेरेनर का ना? डोबेरेनर ने तिरिक नियम दिया था ना, और इन्होंने क्या कहा था कि समान गुण वाले 3 तत्वों को लीजिए, समान गुण वाले 3 तत्वों को क्या करना है? लेना है। ध्यान से सुनिएगा, समान
गुण वाले होना चाहिए, समान गुण वाले तत्व, 3 तत्वों को लेंगे ना, तो एक ले लिए मान लिया लिथियम, एक ले लिए सोडियम और एक ले लिए पोटासियम। ये तीनों का गुण समान है और ये जो होगा एक ही वर्ग में होगा। एक ही वर्ग में अगर हम सजा देंगे, एक ही वर्ग में सजा देंगे, चाहे वो साइज के आधार पर हो, चाहे नहीं समझे, मान लिया जाए 10वां है तो सब 10वें का इसमें बैठेगा विद्यार्थी, 9वां है तो 9वें में, यानी कि समान गुण वाले को एक वर्ग में सजाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं बताइएगा? क्या? त्रिक। समान गुण वाले तत्वों को सजाने की प्रक्रिया को आवर्त सारणी में कहेंगे। उनको समान गुण वाले को एक में दे देते हैं, मोटा है तो सब एक मोटे को रहेगा, पतला है तो सब पतले वाला को देगा, मतलब समान गुण वाला होना चाहिए। जैसे अक्रिय गैस 6 है, 6 है मान लिया, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनोन, रेडोन, तो सबको एक के वर्ग में दे देगा। समझे कि नहीं समझे? अगर कोई हेलोजन समूह का है, ग्रुप का है, तो सबको एक के ग्रुप में, मतलब इससे यह पता चल जाएगा कि एक ही सबका गुण है। यही है आवर्त सारणी। ये क्या है? अभी हम बात कर रहे हैं, देखिएगा इधर, जैसे लिथियम का परमाणु संख्या 3, लेकिन द्रव्यमान संख्या इसका कितना होता है साहब? इसका कितना होता है? 23। इसका कितना होता है बताइएगा? 39 ना। अब बताइए, मैंने अभी क्या कहा था? डॉबरेनर साहब ने किस आधार पर दिया था सारणी, आवर्त सारणी? किस आधार पर? द्रव्यमान संख्या। बोला दिया था ना, इसलिए मैंने सिर्फ किसको लिखा? द्रव्यमान को लिखा। किसको लिखा है? द्रव्यमान को लिखा है। लिथियम का द्रव्यमान कितना होता है बताइएगा? 7, सोडियम का 23 और पोटासियम का 39। मैंने क्या कहा था? बीच वाला का जो द्रव्यमान है दोनों शेष का औसत हो जाएगा। तो औसत कैसे निकालते हैं बताइएगा? तो 39 और जोड़ 7 बराबर कितना होगा? 46 और बटा 2 बराबर निकला 23। समझ में आया नहीं? ये किसने बताया था? डॉबरेनर। किसने बताया था? त्रिक समझा? त्रिक ट्रायल समझा? 3 को लेकर के, और ये आवर्त सारणी कब दिया था बताइएगा? तो 1829। 1800 याद हो? 1800 किस आधार पर दिया था? द्रव्यमान संख्या। किस आधार पर दिया था? बीच वाला का द्रव्यमान शेष, दोनों का शेष जो बचा हुआ उसका औसत हो जाएगा। हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया? ये किसका हो गया? डॉबरेनर का काम खत्म। लेकिन ये बताइए, ये इसका सक्सेस हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। पूर्णतः इसमें बहुत सारी खामियां थी, कमियां थी। लेकिन उनके बाद जो हमें अभी बताए थे वो था कौन? ये क्या कहते हैं? अष्टक का न्यूलेंस में। अष्टक मैंने मुझे पहला गुण किसमें? 8वां से फिर नेक्स्ट करेगा ना, सा रे गा मा पा धा नी सा। सा से शुरू हुआ सा, यानी कि पहला 8वां गुण मैच कर रहा है ना। ये अष्टक हो गया रे, लेकिन ये भी सही नहीं हुआ, ये भी सक्सेस नहीं हुआ। इसमें भी कुछ न कुछ खामियां रह गई थी। लेकिन ये भी द्रव्यमान के आधार पर ही आवर्त सारणी को सजाने का काम किया। समझ आया बाबू? आगे सुनो। और एक दिया था कौन? मेंडलीव। वो भी द्रव्यमान संख्या के आधार पर दिया। द्रव्यमान संख्या के आधार पर देने से बहुत सारी खामियां आई थी, है ना। हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं हो पाया था, बताए थे ना। अब ये अक्रिय गैस को कोई अच्छा स्थान नहीं मिला, समझे कि नहीं समझे? इसलिए उसमें भी कमियां रह गई। बाद में मोसले साहब आया, कहा कि डॉबरेनर सुनो, चट्टा कहीं का आवर्त सारणी देने नहीं आता है, वैज्ञानिक बनने चला है। उसके बाद मेंडलीव को फटकारा, 4-5 फटकार लगाया, कुछ करके चला जाता है ना। और उसके बाद ये थोड़ा ये क्या कहते हैं, न्यूलैंड्स को भी फटकारा, मेंडलीव को भी फटकारा, डॉबरेनर को भी फटकारा। कहा अब सुनो, सबका हो गया, अब सबके कमियों को हम दूर कर देंगे, क्योंकि हमारा नाम है मोसले। अब मोसले हैं, हम परमाणु संख्या के आधार पर देंगे और देखना सत्य हो जाएगा, सब कुछ सिस्टमिक ढंग से होगा। कहा वाह, है ना। तो तीनों वैज्ञानिक खुश हो गए, कहा ठीक है, हम लोग का जो कमी है उसको आपने दूर किया, आपको धन्यवाद देते हैं, है ना। चलिए, और इसमें जो है, इसमें 4 ब्लॉक है आवर्त सारणी में, याद रखिएगा
कितने ब्लॉक है? 4 ब्लॉक है। ब्लॉक का नाम सुनिएगा एस पी डी एफ। समझे? क्या बोले अभी? ब्लॉक बोलिएगा। एस पी समझे? देखिएगा एस 1 से 2 तक में रहेगा, इस वर्ग में रहेगा एस 1 से 2 वर्ग में। चलिए पी रहेगा 13 से 18, पी 13 से 18 वर्ग में। डी रहेगा 3 से 12, 3 से 12। ये नीचे चला जाएगा, नीचे में जो होगा नीचे में, है ना, इसको लेंथेनोइड और एक्टिनोइड कहा जाता है। ये नीचे चला जाता है, एफ ब्लॉक एलिमेंट नीचे में रहेगा, क्योंकि जगह उतना कंजेस्ट नहीं हो पाया था। जगह नहीं हो पाया जाने के कारण उसको नीचे में किया गया, नीचे में रख दिया गया। उसमें लेंथेनोइड और एक्टिनोइड को शामिल करके एफ ब्लॉक बनाया गया है। समझे? कितना ब्लॉक होते हैं बताइएगा, बताइएगा फिर से। कितना ब्लॉक होते हैं? 4 ब्लॉक होते हैं। और आगे हम बताएंगे किसका संयोजकता कितना होता है, कौन वर्ग में रहेगा, नियम बता देंगे। कौन वर्ग में होगा, कौन आवर्त में होगा, ये आप लोगों को पूरा अपने से बता देंगे। बनाने के लिए कैसे आप लोग इसको बनाते हैं, कैसे किस आवर्त में, अपने आप पता चल जाएगा कौन आवर्त का है, कौन वर्ग का है। धीरे धीरे कल से परसों तक में ये सब भी क्लियर कर देंगे। और कोई दिक्कत है? ब्लॉक भी पता चल गया। प्रक्रिया गैस सबसे अंत में, है ना, उसको सजाया गया। क्या कहते हैं? हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडोन। ये अक्रिय के श्रेणी में इसको रख दिया गया है। समझे ना? सुनिएगा, दोनों में अंतर क्या होता है। मेंडलीफ आवर्त सारणी और मोसले के आवर्त सारणी में अंतर पूछा जाएगा तो क्या कहिएगा बताइएगा। 1 नंबर में मेंडलीफ द्रव्यमान संख्या के आधार पर सजाया, जबकि मोसले परमाणु संख्या के आधार पर समझाया। समझ में आ गया? ये मेंडलीफ का लघु छोटा रूप है, आवर्त सारणी का छोटा है, जबकि मोसले का आवर्त सारणी का ये दीर्घ रूप है, माने बड़ा रूप है। चलिए, इसमें मेंडलीफ साहब बला में आवर्त क्या कहते हैं, अक्रिय गैस को कोई निश्चित स्थान नहीं दिया गया, जबकि मोसले साहब ने अक्रिय गैस को एक निश्चित स्थान दिया है। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? हाँ, मेंडलीफ ने उपसमूह ए और बी को, है ना, एक ही वर्ग में रख दिया, जबकि मोसले ने उपसमूह ए और बी को अलग अलग वर्गों में रखा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? यानी कि दोनों में अंतर पूछा जाता भी है, बहुत बार पूछा गया है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन चीजों को आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, है ना, और जो भी समस्या होगी अगला क्लास में हमको बताइएगा। जहां तक आपका समस्या है वहां तक हम आप पहुंचेंगे, और एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। पूरा लिखना है, समझना है, पढ़ना है, दूसरों को भी बताना है। हम इतना जानते हैं, अगर जानते हैं तो आप बताइए, आप दूसरे को शेयर कीजिए। अपनी बातों को अपनी तक ही सीमित ना रहने दीजिए, उनको दूसरे के साथ शेयर कीजिए। समझे? और जितना ज्ञान को आप खर्च कीजिएगा उतना नया ज्ञान आपका बढ़ेगा। इसलिए हम आप सभी को कहते हैं, जो चीज आप सीखते हैं आस पड़ोस को बताइए। छोटा छोटा जो भाई है, बहन है, अगल बगल में सबको समझाइए, बुझाइए, पढ़ाइए। जो चीज आप जानते हैं, धीरे धीरे आपका ज्ञान और विस्तृत होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। समझ आ गया कि नहीं आ गया? ये बात सब में होनी चाहिए। समझे कि नहीं समझे? और इस चैप्टर खत्म होने के बाद आपको थोड़ा सा बताएंगे, जो बायोलॉजी का ही लगता है सवाल दिया हुआ है, लास्ट जो चैप्टर होगा, उनके बाद तो आपका रिवीजन चालू हो जाएगा। जहां भी समस्या होगी आप लोग बताइएगा, साइंस में, सोशल साइंस में, संस्कृत में, हिंदी में, इंग्लिश में, मैथ में, जो भी समस्या आप लोगों को हो वो बताइएगा। फिर हम लोग मॉडल सेट के ऊपर ध्यान देंगे। OMR को कैसे रंगना है, ये सब भी बहुत जरूरी है ना, कैसे बनाना है, कितना बनाना है, क्या वो क्वेश्चन का जवाब देना है। वैसे इंट्रोडक्शन दिया हुआ होता है, लेकिन आपको सारी चीजें हम लोग बताएंगे, फोकस करेंगे उन चीजों पर। तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद, है ना। मन से पढ़िए, खूब पढ़िए, आगे बढ़िए, ठीक है।